जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सतीश सर के वीडियोज में। और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अभी अभी जो हालिया सक्षमता परीक्षा हुई है उसमें उम्मीद है आप लोगों का सभी जो शिफ्ट हुआ था उसका रॉ स्कोर सबका आ गया है। देखिए, रॉ स्कोर का अर्थ है कि अभी आपने जो आंसर मैच किया, आपका रेस्पॉन्स की दिया उसने साइट पे, आप तो उस पर आपने मिलाया तो आपका सपोज कीजिए सही हुआ है। वही आपका क्या है, रॉ स्कोर है अभी फिलहाल। ठीक है, चलिए अभी तो खैर उस पर आपत्ति होगी, फिर फाइनल हमारा रॉ स्कोर आएगा। तो सपोज कीजिए कि हमारा फाइनल रॉ स्कोर आ जाता है। ठीक है, अभी आपत्ति के बाद जो वो करेक्शन होगा और उसके बाद जो आपका फाइनल स्कोर बनता है वो आपका रॉ स्कोर है। लेकिन उसके बाद एक और प्रोसेस अपनाया जाना है बीएसईबी के द्वारा सक्षमता परीक्षा के दौरान, और वो है नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों, आखिर ये नॉर्मलाइजेशन है क्या, इसको थोड़ा सा हम साधारण भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज भी हैं। निगेटिव जब होता है तब कैसा ये बिहेव करेगा, तो ये सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग वेरी कर जाता है। लेकिन एक जो सिंपल सबसे प्रोसेस है उसे मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। और निगेटिव वाला भी हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको हम बता दें कि निगेटिव वाला रहता है तो उसको कैसे ये इम्पैक्ट करता है। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या, क्यों क्यों जरूरत है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत बड़े संख्या में कैंडिडेट्स होते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं रह जाता है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। खास के सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जब भी होता है, यानी कंप्यूटर वाला जो परीक्षा जैसे अभी हालिया हुआ है हमारा सक्षमता, तो उसमें जब होता है तो आप देखते हैं कि डिफरेंट शिफ्ट्स होते हैं, बहुत सारे शिफ्ट, चूंकि कंप्यूटर की तो अवेलेबिलिटी उतनी होगी नहीं, उतनी उपलब्धता होती नहीं है। तो अब किसी भी एग्जामिनर के लिए जो एग्जाम का पेपर सेट कर रहा हो, ये पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, यानी लगभग लगभग इम्पॉसिबल है कि वो सभी पालियों में बिल्कुल एक ही जैसा प्रश्नों का स्तर रखे। देखिए, कभी क्या होता है कि वैसे वो कोशिश करता है, वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है कि 30% प्रश्न बहुत ही नॉर्मल हो जाए, थोड़े से मॉडरेट हो जाए और थोड़े से टफ हो जाए। लेकिन ये सारी प्रक्रिया करने के बाद भी ये बिल्कुल कोई नहीं कह सकता कि सभी शिफ्ट के प्रश्न क्या है, सभी पालियों के प्रश्न बिल्कुल ही एक जैसे और एक ही स्तर के हैं, कठिनाई स्तर के हैं। तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए भी, ह्यूमन के लिए, कि बिल्कुल ही एक जैसा। तब यहाँ पर बात आती है, तो फिर ये अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ, और जब हम एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि हमारा जो ये है शिफ्ट जो था, हमारी पाली में जो पेपर था वो हार्ड था। हम लोग आपस में भी सुनते हैं शिक्षकों के बीच कि हमारी पाली का जो पेपर है वो हार्ड था और हमारी पाली का थोड़ा सा ठीक था। तो ये हम लोग आपस में बातें करते हैं। लेकिन अच्छा, अगर किसी का पेपर हार्ड गया तो ऑब्वियसली है कि अगर 150 अंकों की परीक्षा है तो उसका स्कोर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। और किसी का थोड़ा सा भी अगर पेपर का जो लेवल है वो कम है तो ऑब्वियसली है कि उसका स्कोर थोड़ा सा क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। अच्छा, ये तो अनफेयर हो गया, ये न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। तो इसीलिए ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, और उसमें उसके स्कोर को आगे पीछे किया जाता है। और इसका एक सेटअप है, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी, हमारे लिए कोई और रूल रहेगा और उनके लिए कोई और रूल, ऐसा नहीं है। एक निश्चित नियम का पालन ये करता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि विभिन्न पालियों में परीक्षा होने के कारण क्या होता है कि प्रश्नों का जो स्तर होता है वो अलग अलग होता है, जिससे क्या होते हैं कि स्कोर्स अलग अलग टाइप के वैरी करते हैं। ठीक है, अलग अलग पालियों में, तो उसको एक न्याय के सिद्धांत के तहत एक लाने के लिए कि नहीं किसी के साथ भी अनफेयर न हो, तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे आरआरबी कुछ और लगाती है, लेकिन हम सबसे सरल जो तरीका है वो आपको हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। हम यहाँ पर दो पालियों की चर्चा करेंगे। तो सपोज कीजिए ये शिफ्ट 1 है और ये शिफ्ट 2 है, यानी कि ये प्रथम पाली और ये द्वितीय पाली का पेपर है और सेम कैटेगरी के लिए। चलिए, अब इसमें सपोज कीजिए हमने 5 कैंडिडेट्स को लिए हैं, राहुल, प्रवीण, अमित, विक्रम, चंदन, 5 कैंडिडेट्स को लिए हैं। उनका जो स्कोर रहा है वो 130, 120, 80, 90 और 100 रहा है। ठीक है, वहीं पर दूसरी पाली की अगर चर्चा करें तो रोहित का 100, हिमांशु का 95, सीमा का 105, मालती का 75 और जयशंकर का 80 है। ठीक है, ये स्कोर्स गेन किए। ठीक है, अब
देखिए ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का होगा, ये क्योंकि परीक्षा तो बहुत लाखों लाख में होती है, तो ये हम उदाहरण के लिए 5 कैंडिडेट लिए हैं, लेकिन ये सभी कैंडिडेट्स का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि एक शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट्स थे उन सबके स्कोर का एक एवरेज निकाला। पहले तो कुल निकाल लिया हमने। अच्छा, एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी के मार्क्स को हम जोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, सभी के मार्क्स को क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं और उसका एक औसत निकालते हैं। औसत निकालने का क्या रूल है, जैसा कि हमको पता है कि कुल अंक कितना है हमारा 520 है, और 520 में यदि और स्टूडेंट की संख्या कितनी है 5 है, तो 5 से अगर भाग करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 104 हमारा हो जाएगा। तो हमारा औसत कितना निकल गया दोस्तों 104 हमारा एवरेज हो गया। तो ऐसे ही एग्जाम में भी होगा कि सभी जितने भी स्टूडेंट्स बैठे उनका तो कोई ना कोई रॉ स्कोर आएगा। आपत्ति के बाद जो फाइनल हमारा स्कोर आएगा वो रॉ स्कोर कहलाता है, रॉ स्कोर। तो रॉ स्कोर जब आने के बाद उसका एक एवरेज, तो वो चूंकि कंप्यूटर कैलकुलेट करता है तो वो तुरंत हो जाता है, तो एक एवरेज आ जाता है। सपोज कीजिए हमारे पाली का जो रॉ स्कोर है वो क्या आ गया, औसत। औसत कितना आ गया 104, ठीक है। अब दूसरी पाली का देख लीजिए। दूसरी पाली में जब परीक्षा हुई तो थोड़ा सा जो क्वेश्चन का लेवल था वो थोड़ा सा अप हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। उस कंडीशन में जो है देखिए स्कोर्स कैसे आए कि रोहित का 100, हिमांशु का 95, सीमा का 105, मालती का 75 और जयशंकर का 80, ठीक है। तो इसका जो कुल हुआ वो 455 है, और 455 और स्टूडेंट्स तो 5 ही है, तो 455 को 5 से जब भाग करके हम क्या निकालेंगे, औसत निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे, मीन, औसत, एवरेज जो भी कहिए वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाता है, ये 91 हमारा एवरेज हो गया। देखिए पहली पाली का एवरेज 104 स्कोर है एवरेज, और दूसरी पाली का एवरेज स्कोर कितना है 91 है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि दोनों पालियों के एवरेज स्कोर का भी औसत निकालेंगे। फिर से याद रखिए, पहली पाली का एवरेज स्कोर 104 है, दूसरी पाली का एवरेज स्कोर 91 है, ठीक है। अब दोनों शिफ्ट का जो औसत होगा, औसत का औसत एवरेज का भी एवरेज निकालेंगे। तो पहली पाली का 104 था और दूसरी पाली का हमारा 91 था, ठीक है। तो जब इसका एवरेज निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 97.5 मार्क्स हमारा दोनों पालियों के बीच का एवरेज निकल गया। फिर से समझ लिए, पहले एक शिफ्ट में जितने कैंडिडेट्स हुए उनके मार्क्सों का औसत निकलेगा, फिर दूसरे शिफ्ट के जितने कैंडिडेट्स हुए उनके मार्क्स का औसत निकलेगा, फिर उन दोनों औसत का भी फिर औसत निकाला जाएगा। जैसे यहाँ पर 97.5 है, ठीक है। अब चलिए, अब हमारा एक मीन आ गया, माध्य आ गया, औसत आ गया 97.5, यानी कि दोनों को कंपैरिजन करने पर, एवरेज निकालने पर। अब देखिए, अब जो भी कैलकुलेशन होगा दोस्तों वो 97.5 पर निकलेगा। किस पर निकलेगा 97.5 पर निकलेगा। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन स्कोर क्या कहलाएगा, तो हमारा जो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट ऑन स्कोर होगा वो कितना होगा। यहाँ पर एक प्रश्न है कि क्या 97.5 ही होगा, नहीं। नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट ऑन स्कोर जो होगा वो देखिए 97.5 से 104 कितना ज्यादा है। इसका जो एवरेज था प्रथम पाली का, वो जो औसत का औसत आया है उससे कितना ज्यादा था, ठीक है। तो 6.5 कितना है 6.5 ज्यादा था। तो इसके स्कोर में से 6.5 घटाएंगे, क्या करेंगे 6.5 घटाएंगे हरेक में से, ठीक है। हरेक के स्कोर से कितना घटेगा 6.5 घटेगा। और देखिए इसका चूंकि एवरेज कम था, इसका एवरेज क्या था कम था, क्यों, क्योंकि ये पेपर थोड़ा कठिन था। तो इसका जो नॉर्मलाइजेशन इफेक्ट ऑन स्कोर होगा वो +6.5 होगा। देखिए इसमें -6.5 होगा और इसमें +6.5 होगा, यानी कि इसका +6.5 होगा, ठीक है। और इस तरह से अब नए तरीके से स्कोर्स की गणना की जाएगी, ठीक है। जैसे अगर इसका देख लीजिए तो यहां पर इसमें से आप क्या करिएगा कि 6.5 क्या करना है घटा देना है, ठीक है। जैसे देखिए 130 मार्क्स था, इसमें से 6.5 को हम घटा लिए, ठीक है। तो हमारा कितना हो गया 123.5। देखिए 123.5
5, यानी कि इसका स्कोर कितना हो गया 123.5 हो गया। उसी तरह से इसका 113.5 हो जाएगा, ठीक है, 113.5 हो जाएगा। इस तरह से इसका स्कोर क्या होगा यहाँ पर कैलकुलेट होगा माइनस करके। देखिए जिसका ज्यादा निकला था एवरेज जिस शिफ्ट का, उसमें से जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर का जो गुणांक है उसको घटाया जाएगा, और जिसका पेपर थोड़ा टफ था, जिसका एवरेज कम था, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर का जो मानक आया है उसको जोड़ा जाएगा। जैसे इसका स्कोर में प्लस होगा यहाँ पे 6.5, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 106.5, 101.5। इस तरह से करके क्या होगा नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, किसी के स्कोर बढ़ जाएंगे, किसी के स्कोर थोड़े से घट जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बस इसीलिए अपनाई जाती है कि कोई भी जो एग्जामिनर होगा वो पूरी तरह से परफेक्ट क्वेश्चन तैयार नहीं कर सकता है जो सभी के लिए एक ही स्तर का हो सभी शिफ्ट में। और ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट्स में एग्जाम होते हैं, बहुत सारे दिनों तक होता है, तो इसके लिए ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल सतीश सर की वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।